आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज का सबसे पहला टाइप। पिछले वाले क्लास में आपने ये देखा कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग दो अलग अलग रूप में क्लासिफाई किए हैं। पहला हमारा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों को हम लोग सेपरेटली अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। हालांकि पहले वाले क्लास में हम लोग इसको बात कर चुके हैं। लिखा हुआ है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड फायरवुड, कैटल, डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, ठीक है। चलिए अब इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका है कोयले के बारे में। कोयला के बारे में जानते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल क्या होता है मालूम है? फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है ऐसा ईंधन, ऐसा फ्यूल, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि कैसे बना होगा, जानवर के मरे हुए पार्ट को जमीन में दफन करके बनाया गया होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे जितने भी पहले डायनासोर्स थे वो सारे मर गए, वो जमीन के नीचे दफन हो गए, है ना। और उन्हीं के द्वारा आज हमारे पास क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, कोयला मिलता है। बात समझ में आ रही है? हालांकि जो हमारा पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम जो होता है हमारा, वो बेसिकली पेट्रोलियम बोल लो या फिर हमारा कोल जो हमारा कोयला होता है, ये बेसिकली कैसे बनता है, मरे हुए एनिमल हो गए, सड़े गले मरे हुए हमारे प्लांट हो गए, ये सारे चीज़ों को जब ज़मीन में दफन कर दिया जाता है ना, दफन करने के बाद आप लाखों लाखों साल बाद देखेंगे तो वो बिल्कुल पेट्रोलियम और कोयले का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा इसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जो कि मरे हुए प्लांट, मरे हुए एनिमल को दफन करके बनाया जाए। तो यह क्या, ये दफन कोई आदमी करता है क्या? नहीं, वो बाय नेचर अपने आप हो जाता है ना। धूल मिट्टी का उसके ऊपर जमा होते 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 एक समय ऐसा आता है जबकि वो जमीन के नीचे चला जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो बेसिकली हमारा कोल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही है, और इसके साथ ही साथ ना ये लगभग इजीली अवेलेबल भी है। एविडेंटली अवेलेबल मतलब बहुत ही आसानी से आपको ये लगभग हर एक मार्केट में मिल जाएगा, हर जगह पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोयले के बारे में। इट फुलफिल्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स, यानी कि हमारे भारत को जो एनर्जी चाहिए होता है ना, उस एनर्जी के डिमांड में कुछ एनर्जी का डिमांड जो है हमारा कोयला अकेला फुलफिल कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऐसा चाय का टपरी है जहाँ पे चाय जो है कोयले से बनाया जाता है, तो उसको डिमांड किस चीज़ का है, कोयले का है, तो उसको कोयला मिल जाएगा तो उसका डिमांड फुलफिल हो जाएगा। तो भारत में लगभग जो एनर्जी नीड है उसमें से अधिकतर एनर्जी के नीड को कोयला फुलफिल कर देता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, यानी कि कोयले का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, देख लीजिए। पावर जनरेशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, यानी कि यदि आपको इंडस्ट्री को एनर्जी सप्लाई करना है, इंडस्ट्री को एनर्जी यदि आपको सप्लाई करना है तो वहाँ पे भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो है हमारा, हालांकि अब तो ये बहुत कम हो गया है, पहले ना बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने हमारे कोयले पे ही चलते थे। यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े ट्रेन थे जिसको हम लोग कहते हैं स्टीम इंजन, है ना, वो भी हमारा कोयला पे ही चलता था, ठीक है। एक मूवी है सन्नी देओल का जिसका नाम है गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा में आप देखे होंगे कि सन्नी देओल उनके साथ जो अपना इसको बेसिकली जो हीरोइन है उनको लेके जब वो भागते हैं ट्रेन से, तो वो ट्रेन कैसा होता है, उससे धुआं निकल रहा होता है और सनी देओल उसमें लगातार कोयला डाल रहा होता है ताकि हमारा जो ट्रेन है वो चलता रहे, है ना। तो बेसिकली पहले जो है ना हमारा एनर्जी का जो डिमांड था वो कोयले से ही फुलफिल होता था। तो वो जो ट्रेन था वो कैसे चलता था, धुआं से चलता था। तो लेकिन चलाने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता था, कोयले को इस्तेमाल करना पड़ता था। वही बात यहाँ पे कहा गया है। लेकिन अब तो हमारे पास बिजली आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारा कोयले का जरूरत पड़ता है ना। लेकिन हाँ, क्या हर एक प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कोयले का जरूरत पड़ता है? नहीं, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके हैं जहाँ पे कि कोयले का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, यानी कि यदि आपको घरों में कोयले का ज़रूरत है तो आप वहाँ पे भी अपना कोयले का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देखिए भारत जो है ना पूरी तरीके से डिपेंडेंट है
किसके ऊपर? कोयला के ऊपर। मतलब ये हो गया कि यदि भारत से कोयला को निकाल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए मान लीजिए, तो क्या भारत हमारा चल पाएगा? मान लीजिए यदि चलता भी है तो कुछ समय ही चल पाएगा, उसके बाद लड़खड़ा के गिर जाएगा, यानी कि भारत का इकॉनमी पूरी तरीके से नीचे बैठ जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनाया जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल। तो भारत पूरी तरीके से निर्भर है कोयले पे। क्यों भाई? फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो भारत में जहाँ जहाँ पे कोयले का ज़रूरत है वहाँ पे हमको कौन क्या देगा? बेसिकली कोयला ही तो हमको चाहिए ना। यदि कोयले का ज़रूरत है तो कोयला चाहिए हमको, तो उस प्रकार के डिमांड को फुलफिल करने का काम हमारा कोयला करता है, यानी कि कोल करता है। उसके बाद कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कोयला हमारा कैसे बनता है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमारा कैसे बनता है? हालांकि कोयला जो होता है ना, कोयला बेसिकली हमारा डेड प्लांट से बनता है। डेड प्लांट से बनता है जो कि नीचे ज़मीन में दफन हो गया है। और एनिमल के द्वारा हमारा क्या बनता है मालूम है? पेट्रोलियम। क्या बनता है? पेट्रोलियम। लेकिन दोनों फॉसिल फ्यूल ही कहलाता है, ठीक है? कोयला और पेट्रोलियम दोनों हमारा फॉसिल फ्यूल ही कहलाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क बस ये है कि कोयला जो है बेसिकली हमारा कैसे बनता है? मरे हुए यानी कि डेड प्लांट मटेरियल से, जो कि ज़मीन में दफन हो चुका है, लाखों लाखों साल जिसको हो गए हैं, उसी से हमारा कोयला मिलता है। और पेट्रोलियम, जिससे कि हम लोग बाद में क्या निकालते हैं? पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, है ना, ये सारा चीज़ हमारा बनता है। यानी कि पेट्रोलियम हमारा बनता है डेड एनिमल से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो जो लाखों साल पहले हमारे बड़े बड़े डायनासोर्स मर गए होंगे, वो ज़मीन के नीचे आज भी क्या हो गए? दफन हो गए। उसी के रूप में हमको क्या मिलता है? आज पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है? आगे तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमको कोयला जो है प्लांट मटेरियल से मिलता है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही ज़मीन में दफन हो चुके हैं। उसके बाद देयरफॉर कोल इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ एंड टाइम। इसी कारण से जो है कोयला आपको अलग अलग प्रकार का मिलता है। तो कोयला जो आपको अलग अलग प्रकार का मिलता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड करता है कि कंप्रेशन का मतलब ये हो गया कि उसको जो दफन किया गया है वो अभी ज़मीन के बहुत ही करीब में है या फिर बहुत ही ज़मीन के नीचे चला गया है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। डेप्थ, गहराई पे डिपेंड करता है, ऊपर है या नीचे है। अच्छा, कंप्रेशन का मतलब ना, सॉरी, डेप्थ को अलग चीज़ है। कंप्रेशन का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपका जो कोल मिलेगा, आपको जो कोयला मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो ज़मीन के नीचे दफन किया गया होगा तभी तो मिल पाएगा आपको। और ऑब्वियस सी बात है, उसको लाखों साल होना चाहिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स होने चाहिए, तभी आपको कोयला मिल पाएगा। और डेप्थ मतलब कि कितने गहराई पे है वो। यदि वो ज़्यादा ज़मीन के नीचे है तो ज़्यादा संभावना है कि कोयला आपको कैसा मिलेगा? अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। और यदि वो ज़मीन के बहुत ही करीब में है, ज़मीन के बहुत ही नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर वाले हिस्से पे है, ज़मीन से थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी ऊपर में है, ज़्यादा नीचे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो कोयला का क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा लो होगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। एंड टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि समय कितना है, समय कितना लगा है किसी कोयले को बनने में। तो इसीलिए आपको जो है कंप्रेशन, डेप्थ और टाइम के कारण कोयला आपको अलग अलग मिलता है ना। अब कोयला कौन कौन सा अलग अलग है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे लिग्नाइट, लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। देखिए ध्यान से, लिग्नाइट जो है ना वो एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है। मतलब ये हो गया कि उसका जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है। लिग्नाइट क्या है? बेसिकली कोयले का ही एक टाइप है, तो उसका जो क्वालिटी है थोड़ा सा गड़बड़ है, उतना अभी बढ़िया नहीं है। और वो ब्राउन कोल है, मतलब कि थोड़ा सा उसका जो कलर है वो थोड़ा सा भूरा भूरा दिखने में लगता है। विच इज़ सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा उसको आप छुएंगे तो चिकना चिकना लगेगा आपको, बिल्कुल मुलायम लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, उसमें मॉइस्चर का जो मात्रा है ना, यानी कि जो नमी है, जो पानी का मात्रा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अब क्या कोयले में पानी का मात्रा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि वो अब बढ़िया होगा? नहीं, कोयले में पानी का मात्रा है यानी कि मॉइस्चर है, इसका मतलब ये हो गया कि वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का कोयला है। क्योंकि उसको यदि आप जलाएंगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। तो इसीलिए इसको कहा गया है थोड़ा सा लो ग्रेड कोल।
थोड़ा सा ये उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, काम चल जाता है। द रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट आर इन नवेली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, वहाँ पे आपको जो है लिग्नाइट मिल जाएगा, वहाँ पे वो पाया जाता है। लिग्नाइट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिग्नाइट को हम लोग बिजली के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है लिग्नाइट, लेकिन फिर भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है आपके पास कोयले का, वो है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या जान लीजिए, बिटुमिनस कोल इज द मोस्ट पॉपुलर कोल विच इज़ यूज्ड इन कॉमर्शियल यूज। तो जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ना बिटुमिनस का, या फिर चाय के टपड़ी पे जो आप देखते हो कोयले, वो कौन सा कोयला होता है आपका, बिटुमिनस होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कमर्शियली इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा होता है, क्वालिटी में अच्छा है। उसके बाद है आपका तीसरा टाइप एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। एंथ्रासाइट जो है बेसिकली आपका ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है कोयला, और इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली हम लोग कमर्शियली तो करते ही करते हैं, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसका इस्तेमाल अधिकतर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है ना। तो ये कम समय में हीट आपको ज़्यादा देगा, एनर्जी ज़्यादा देगा, इसी की वजह से आपको जो है एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में हमेशा आते रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका भी योगदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन इंडिया कोल अकर्स इन 2 मेन एजेज, दैट इज गोंडवाना एंड टर्शियरी एजेज। तो हमारे भारत में ना दो अलग अलग रूप में कोयला पाया जाता है। दो अलग अलग रूप का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। जैसे गोंडवाना में हमारे वैसे कोयले आते हैं, वैसे कोल आते हैं जो कि ओवर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि गोंडवाना एजेज में हमारे, देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया कि इन इंडिया कोल अकर्स इन 2 मेन एजेज, दैट इज गोंडवाना एंड टर्शियरी एजेज। तो दो ऐसे समय हैं, और उसी समय के दौरान हमको जो है दो अलग अलग प्रकार का कोयला मिलता है। पहला आपका गोंडवाना है, तो गोंडवाना में हमारे वैसे कोयले आते हैं, वैसे कोल आते हैं जो कि लगभग आज से 200 मिलियन साल पुराना है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद टर्शियरी एजेज में हमारे ऐसे कोयले आते हैं, ऐसे कोल आते हैं जो कि मात्र 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि 55 मिलियन ईयर्स पुराना कोयला है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कोयले जो हैं आपको भारत में देखने को मिलते हैं, जिनका कि टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है ना। तो याद रखिएगा गोंडवाना में, यानी कि गोंडवाना कोल का जो टाइम पीरियड होगा वो आज से कब तक का होगा बताइए। गोंडवाना कोल आज से 200 मिलियन साल पुराना होगा, ठीक है। और टर्शियरी एजेस में आज से 55 मिलियन ईयर पुराना वो कोयला होगा, ठीक है। तो दो प्रकार के कोयले आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना एजेज कोल्स आर अकर्ड इन दामोदर वैली, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल झारखंड में है। वेस्ट बंगाल और झारखंड आपको मालूम है बिल्कुल सटा हुआ है दोनों, तो सटे हुए जगह के बीच में जो है हमारा, यानी कि दोनों के बीच में हमारा दामोदर वैली है, ठीक है। वहाँ पे आपको गोंडवाना एजेज वाला कोल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दामोदर वैली में आपको वैसा कोयला मिलेगा जो कि आज से 200 मिलियन साल पुराना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टर्शियरी एजेज कोल आर अकर्ड इन स्टेट्स लाइक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आपको कौन कोयले मिलेंगे, टर्शियरी एजेज वाले मिलेंगे, जो कि आज से लगभग 55 मिलियन ईयर्स पुराने कोयले होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपने जान लिया कि गोंडवाना कोल क्या होता है, गोंडवाना एजेज कोल क्या होता है और टर्शियरी एजेज कोल क्या होता है, दोनों का टाइम ड्यूरेशन कितना है, और ये भी आपने यहाँ पे जान लिया कि दोनों कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। झारिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी एंड महानदी आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स। और यदि हम लोग आम कोयले का बात करें जो कि बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, झारिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी एंड महानदी। ये कुछ ऐसे जगह हैं भारत के जहाँ पे कि आपको आम कोयला जो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, चाय के टपड़ी में बेसिकली, है ना, वो कोयला आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से कोयले के बारे में टॉपिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।